हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बायो विद खुशबू। शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी जो पेयरिंग स्कीम है उसमें इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और इसके अलावा इसमें से एक MCQ पेपर में लाजमी आना है। तो आप लोगों ने ये वाला चैप्टर जो है इसका कोई टॉपिक मिस नहीं करना, ताकि एग्जाम्स में आपको कोई परेशानी ना हो। मेरे हर लेक्चर का फॉर्मेट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से होता है और कोशिश मैं ये करती हूँ कि एक एक लाइन आप लोगों की कवर हो जाए, ताकि आप लोगों को पेपर्स में MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देते हुए कोई मसला ना पेश आए। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स के इसके अंदर हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमारी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे केमिकल प्रोसेस जो कि जानदार चीज़ों के अंदर हो रहे हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या व्हाट डू यू नो अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में है। मॉलिक्यूल्स आपको पता है 2 तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर बात हो रही है बायोलॉजी मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो यहाँ पे आ जाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स और माइक्रो का मतलब होता है छोटे मॉलिक्यूल। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म चूँकि बड़े हैं तो इनमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो है वो कंसीडर होगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? ये स्टडी है स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बायोमॉलिक्यूल्स के। बायोमॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो डील करेगी। बायो मीन्स लाइफ, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि लाइफ मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो होंगे बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि डिफाइन बायोमॉलिक्यूल्स या व्हाट डू यू नो अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। इन दोनों में आपने डेफिनेशन जो है वही राइट डाउन करनी है बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स जो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद प्रोड्यूस करते हैं। द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पर इसमें कौन कौन से आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, प्लस इसमें आ जाएंगे क्या? न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में अब क्या आ जाएगा? DNA और RNA, DNA प्लस RNA। यहाँ पर DNA क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये कहाँ पाया जाएगा? सेल के न्यूक्लियस में। और RNA क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये कहाँ पाया जाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? राइबोसोम्स में, सेल के राइबोसोम्स में। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम नाम देते हैं कि क्या? बायोमॉलिक्यूल्स का। ये वाला चैप्टर आपका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत गौर से समझना है। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई गई है, टेबल शोइंग मेजर बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शंस। मेजर बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और ये DNA और RNA। ये इनको हम कंबाइन क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट की लोकेशन क्या है सेल में? लोकेशन इन द सेल, ये सेल में कहाँ प्रेजेंट हैं? कार्बोहाइड्रेट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं और सेल मेम्ब्रेन में। सेल के साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन में
कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। इसके अब मेन फंक्शंस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के एक ज़रिए के तौर पर ये काम करते हैं। और इसके अलावा ये किस तौर पर काम करते हैं? दे एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। एनर्जी इनके अंदर स्टोर हो सकती है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल में। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स का क्या काम होता है हमारे सेल में? ये एक्ट एज एंजाइम। प्रोटीन्स जो हैं हमारे सेल में एंजाइम्स के तौर पर काम करती हैं। और कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो टोटल प्रोटीन्स होते हैं। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। और इसके अलावा क्या है? मेक मेम्ब्रेन्स एंड मैनी अदर स्ट्रक्चर्स इन द सेल, यानी कि सेल की जो मेम्ब्रेन है या जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और बहुत से दूसरे सेल के स्ट्रक्चर जो हैं वो भी प्रोटीन्स बनाती हैं। और प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? ये कंट्रोल करती हैं सेलुलर ट्रैफिक को। सेलुलर ट्रैफिक मीन्स कि अब ये ट्रैक्स बनाएंगी, सेल में रास्ते बनाएंगी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के लिए, ताकि ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ख़राब ना हो। तो ये कंट्रोल करेंगी सेलुलर ट्रैफिक को। अब ये सेल में पाए कहाँ जाती हैं प्रोटीन? सेल मेम्ब्रेन में। सेल की जो ऊपर वाली तय है सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा प्रोटीन्स पाई जाएंगी साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी अपरेटस में और लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। लिपिड्स सेल में कहाँ पाए जाते हैं? लिपिड सेल में दो जगहों पे पाए जाते हैं। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे और दूसरा ये साइटोप्लाज्म में। सेल मेम्ब्रेन को बनाते ही लिपिड्स हैं, तो इसलिए ये इनकी प्रेजेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन में ऑटोमेटिकली होगी। इनका फंक्शन क्या है? ये भी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करते हैं। एक और आपको मैंने इधर बायोमॉलिक्यूल बताया था जो कि एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है। वो कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड्स का एक फंक्शन जो है वो सेम है। वो कौन सा सेम है इनका फंक्शन? ये स्टोरेज के तौर पर काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इन दोनों का एक फंक्शन आपको यहाँ पे देखें ये सेम मिल गया। तो एमसीक्यूज में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल है जो एनर्जी स्टोरेज पे काम करता है। तो जहाँ पर ये दोनों का नाम लिखा हो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का, वहाँ पे आपने टिक करना है। उसके बाद इनका मेन फंक्शन क्या है? लिपिड्स का एक्ट एज हीट इंसुलेटर्स। ये हीट के इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। इंसुलेशन क्या होती है? एनर्जी को अपने अंदर काबू रखना, एनर्जी को बाहर ना निकलने देना, ज़ाया ना होने देना। और इसके अलावा इनका क्या फंक्शन है लिपिड्स का? मेक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो लिपिड्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में सबसे पहले क्या है? डीएनए। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोट्स में डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि यूकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहाँ पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियाइड रीजन में डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा हर माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट का भी एक अपना अलग से डीएनए होता है। सेल में इन जगहों पे डीएनए पाया जाएगा। अब इसका मेन फंक्शन क्या है डीएनए का? आपको पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर डिकोड होती है, तो इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उनकी ग्रोथ के लिए कि उन्होंने किस तरह से डेवलप होना है, और उनकी फंक्शनिंग यानी कि उनके जिस्म में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कौन कौन से जो है ऑर्गन्स बनेंगे और उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे। और वो ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाता है? आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, सेल के, और सेल के राइबोसोम्स में और सेल के साइटोप्लाज्म में। इसका क्या मेन काम होता है? इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इसने काम करना है आरएनए ने।
और इसने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम्स की तरफ लेकर जाना है ताकि उस हिसाब से प्रोटीन्स जो हैं वो तैयार हों। ये तो कुछ थे मेजर बायोमॉलिक्यूल और उनके फंक्शंस। अब हम आगे आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स और उनके ड्राई मास पे। प्रोटोप्लाज्म क्या है? यहाँ पर आपकी बुक में यूज़ हुआ है कि सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका एक ड्राई मास है जो कि बायोमॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। सेल के प्रोटोप्लाज्म का 93% ड्राई मास जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल और उसकी ऑर्गेनेलिस को जब हम कंबाइन करेंगे तो उसको हम नाम दे देंगे प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का ड्राई मास जो है उसका 93% जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं और बाकी का जो 7% है ड्राई मास वो विटामिन्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस और साल्ट बनाएंगे। बाकी का जो 7% ड्राई मास है सेल का वो क्या क्या चीज़ें बनाएंगे? कौन सी चीज़ें मिलकर बनाती हैं सेल का 7% ड्राई मास? विटामिन्स, कार्बन्स, सॉल्ट्स और एसिड्स, बेसिस, ये सारी चीज़ें मिलकर बाकी का जो 7% ड्राई मास है वो बनाती हैं सेल का। जबकि जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो सेल का 93% ड्राई मास जो है वो बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं परसेंटेज पे। अब चूँकि 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं और वो सेल का 93% बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से बायोमॉलिक्यूल का कितना पार्टिसिपेशन है इसमें। प्रोटीन्स का इसमें कितना पार्टिसिपेशन है सेल का ड्राई मास बनाने में? 50%, यानी कि सेल का जो 50% ड्राई मास है वो प्रोटीन्स बना रही हैं। न्यूक्लिक एसिड सेल का कितना ड्राई मास बना रही हैं? 18%, यानी कि 18%। और कार्बोहाइड्रेट्स का इसमें कितना पार्टिसिपेशन है? कार्बोहाइड्रेट्स 15% सेल का ड्राई मास। और लिपिड्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? लिपिड्स 10%। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको एग्जाम्स में आ सकता है, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। तो आपने उसमें बताना है कि जितने भी सेल में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम जमा करके या उनको कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। all the chemical reactions that occurs in organism उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरी क्या है? कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। पहली इसकी टाइप है एनाबॉलिज्म और दूसरी टाइप है कैटाबॉलिज्म। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दरमियान क्या फ़र्क है? तो आप उसमें बता सकते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की ऐसी टाइप है जिसमें सादा मॉलिक्यूल्स मिलकर या कुछ सादा सब्सटेंस जो हैं वो इकट्ठे होकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स या पेचीदा सब्सटेंस बनाते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर या सिंपल सब्सटेंसेस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म की एक टाइप है। दूसरी टाइप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म की ऐसी टाइप है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो टूट जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ये एनाबॉलिज्म का उल्ट होगा कैटाबॉलिज्म में। इसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका और क्या बनाएंगे? सिंपल मॉलिक्यूल्स। दूसरा इनके दरमियान मेन डिफरेंस क्या है कि एनाबॉलिज्म में जब सिंपल सब्सटेंस मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे तो एनर्जी जो है इस प्रोसेस में यूज़ या एनर्जी इस प्रोसेस में कंज्यूम होगी।
एनर्जी इज यूज्ड। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए एनर्जी हमेशा यूज़ होती है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी खारिज होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।